वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 134 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 134 या फिर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, इनमें से कौन वेदांग है? मनुस्मृति, ज्योतिष, व्याकरण या शिल्प वेद? ये है आपके कूट। देखिए वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। ज्योतिष यहाँ पर वेदांग है, व्याकरण यहाँ पर वेदांग है, मनुस्मृति वेदांग नहीं है, शिल्प वेद भी वेदांग नहीं है। तो दूसरा और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए वेदांग कितने हैं? वेदांग हैं 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, सूत्र, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा, कल्प, सूत्र, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। मनुस्मृति जो है पूर्व गुप्त काल में पाई जाने वाली सबसे पुरानी स्मृति है। इसके टीकाकार विश्वरूप, मेघतिथि, गोविंदराज और कुलुक भट्टे थे। शिल्प वेद शिल्प और धन का विज्ञान है। इसका संबंध जो है वो है अथर्ववेद से। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग और कर्म योग नामक पुस्तकें लिखी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। ज्ञान योग, कर्म योग और एक और है राजयोग। ये पुस्तकें स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई। बी है इसका आंसर। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे और भिक्षु थे वो। उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन का परिचय पश्चिमी दुनिया को कराया। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्रश्न है साइंस का। ऊपर के 2 प्रश्न हिस्ट्री से रिलेट करते हैं, बाकी 18 प्रश्न जो होंगे, 20 प्रश्न इसमें सब साइंस के होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मूल रोम की कोशिका भित्ति जो होती है मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। मूल रोमों के मृदा से चिपकने का कारण जो है वो पैक्टिन है। कौन सा सही है इसमें? देखिए जो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। ये भी तो पादप ही है, तो करेक्ट है पहला। और मूल रोमों के मृदा से चिपकने का कारण पैक्टिन है। दोनों के दोनों सही है। सी है इसका आंसर। ठीक है, मूल रोम यानी रूट फॉलिकल्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और मूल रोमों के मृदा से चिपकने का कारण क्या है? पैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सबसे पहले किस सर्वे दल ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था? अमेरिकन अंटार्कटिक सर्वे दल, रशियन अंटार्कटिक सर्वे दल, इनमें से कोई नहीं, या ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल? इसका आंसर है ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सबसे पहले 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन यानी O3 वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है और ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस भी है। नंबर 5 पर आ जाइए। ओजोन परत की ऊंचाई या मोटाई सबसे ज़्यादा किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, इनमें से कोई नहीं, वसंत ऋतु में। देखिए वायुमंडल में ओजोन मापन जो है वो डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। इसे डॉप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। इसे किसे? ओजोन को। एक डॉप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की 0.001 मिलीमीटर की ऊंचाई के बराबर होती है। ओजोन परत की सबसे अधिक ऊंचाई या मोटाई होती है वसंत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? ऊपरी वायुमंडल में जो ओजोन परत है, ओजोन परत के रूप में जो ओजोन गैस है वो सूर्य की पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। और निचले वायुमंडल में अर्थात जमीनी स्तर पर जो ओजोन है वो एक खतरनाक प्रदूषक है। क्या? बिल्कुल, ये दोनों के दोनों कथन करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। और सत्य ही पूछा है। देखिए ऊपरी वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसमें जो ओजोन गैस है वो सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। जबकि जमीनी स्तर पर जो ओजोन है यानी निचले वायुमंडल में जो ओजोन है वो खतरनाक प्रदूषक है और ग्रीन हाउस गैस भी है।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित जीव चींटी है। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, यानी प्रोड्यूसर से। उत्पादक कौन हो गए? हरे पेड़ पौधे, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं खाद्य श्रृंखला में: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वो जो पेड़ पौधों को खाकर जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है, या पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये सारे शाकाहारी जंतु हो गए। जो इन्हें खा ले, द्वितीयक उपभोक्ता, वो मांसाहारी जंतु हो गए। और जो द्वितीयक उपभोक्ता भी खा ले, तृतीयक उपभोक्ता, तो द्वितीयक उपभोक्ता ही मांसाहारी है, तृतीयक उपभोक्ता ही मांसाहारी है। बड़े मांसाहारी हो गए क्योंकि इनको खाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो उत्पादक यानी घास हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता खरगोश को जो खा ले, ठीक है। और खरगोश को कौन खा सकता है? मान लीजिए जंगली कुत्ता, ठीक है, जंगली कुत्ते को खा गया शेर। तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला चलती है। फिलहाल दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। और उसके ऊपर आता अपघटक, यानी इन सबको जो कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, यानी डिकम्पोजर, जैसे कि कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गए। तो चींटी जो है अपघटक यानी डिकम्पोजर और प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर दोनों की श्रेणी में आती है। ऐसे जीव जो अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी जंतु होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जानवर हैं जिनका पोषण सीधे पौधों के उत्पादों पर आधारित होता है, जैसे कि गाय, हिरन, टिड्डे, छोटे कीड़े मकोड़े आदि, ये सारे शाकाहारी जंतु हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। वन संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से कब पारित हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम 1980। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक है। एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और तीनों इसी क्रम में याद रखिएगा। ये आने के क्रम में, ये अधिनियम आने के क्रम में भी मैच वैच करने के लिए पूछ लेते हैं, या बढ़ता घटता क्रम पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। दो कथन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों कथन सही हैं, सी है इसका आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1972 में। इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल के अंतर्गत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण नॉर्वे तथा स्वीडन में अम्ल वर्षा अधिक होती है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों ठीक हैं कथन, सी है इसका आंसर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हेलसिंकी प्रोटोकॉल है 1985 का, उसके अंतर्गत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण नॉर्वे तथा स्वीडन में अत्यधिक अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा को लेक किलर भी कहा जाता है। यहाँ एसिड रेन से रिलेटेड ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा होती है किसके कारण? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न अम्ल वर्षा से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक है? आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक है धान का पौधा, ए है इसका आंसर। देखिए, धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला जो अजैविक प्रदूषक है वो आर्सेनिक है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट, डायरिया, त्वचा का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर आदि बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन। बेंजीन तो है सिगरेट के धुएं में, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, सभी है, इसका आंसर डी। देखिए, सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन। और जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें क्या भरी होती है?
उसमें ब्यूटेन भरी होती है। कल था एक प्रश्न। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक समान चाल, एक समान वेग, एक समान त्वरित गति, इनमें से कोई नहीं। एक समान त्वरित गति, ऑप्शन नंबर ए। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है तो उसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन छाया से एक समान वृत्तीय गति के का या उदाहरण है? चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह यानी सैटेलाइट, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल एक समान वृत्तीय गति के या का उदाहरण है? देखिए ये सभी के सभी एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण है। चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता है एक सैटेलाइट, और पृथ्वी पथ पर वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ एक साइकिल सवार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। पीसीएस में इस तरह के साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उपरोक्त सभी एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण, तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है यानी मैमल नहीं है? सील, व्हेल, मगरमच्छ, डॉल्फिन। डॉल्फिन तो है स्तनधारी यानी मैमल। मगरमच्छ नहीं है, मगरमच्छ रेप्टाइल है। व्हेल है, सील है, सी है इसका आंसर। देखिए सील, व्हेल, डॉल्फिन ये सब स्तनपायी हैं यानी मैमल्स हैं, जबकि मगरमच्छ है सरीसृप यानी रेप्टाइल। 15 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? कछुआ सरीसृप है यानी रेप्टाइल है। किंग कोबरा सरीसृप है, रेप्टाइल है। उड़न छिपकली सरीसृप है, रेप्टाइल है। ऑस्ट्रिच नहीं है। ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग वर्तमान में पृथ्वी पर ना उड़ने वाला सबसे बड़ा क्या है? पक्षी है, वो पक्षी वर्ग में आएगा। तो कछुआ हो गया, उड़न छिपकली हो गई, घरेलू छिपकली हो गई, किंग कोबरा जो कि एक सांप है, और कैमेलियन ये सब सरीसृप हैं, जबकि ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, सफ़ेद स्टॉर्क, नर गुच्छेदार बत्तख पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये जो ऑस्ट्रिच है यानी शुतुरमुर्ग वर्तमान में पृथ्वी पर ना उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी है। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर यानी एम्फीबियन नहीं है? एम्फीबियन या उभयचर कौन होते हैं? जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, यानी धरती और पानी दोनों में रह सकते हैं, पृथ्वी और पानी दोनों पर रह सकते हैं। तो मेढक पानी में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है। टोड, सेलेमेंडर। समुद्री घोड़ा है अश्वमीन, ये मत्स्य वर्ग में आता है। समुद्री घोड़ा है अश्वमीन, तो ये एम्फीबियन नहीं है। देखिए मेढक, टोड, सेलेमेंडर, हाइला, हाइला यानी वृक्ष मेढक, ये उभयचर हैं, सब एम्फीबियन है, पानी में भी रह सकते हैं, स्थल पर भी रह सकते हैं। जबकि समुद्री घोड़ा अश्वमीन जो है वो मत्स्य वर्ग का जंतु है। इनकी स्लाइड सबकी आपने देखी होंगी अगर आपने बायोलॉजी अगर आपके पास होगी तो। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी यानी वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण का हिस्सा है? मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, ये सभी। देखिए वर्टिब्रेट तो मत्स्य भी होते हैं, उभयचर भी होते हैं, सरीसृप भी होते हैं, सारे के सारे हैं, तो डी हो गया इसका आंसर। तो वे जंतु जिनके पास मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट जंतु कहलाते हैं। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप तीनों वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण का हिस्सा हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। पक्षी और स्तनधारी या स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये दोनों समतापी जीव हैं यानी वार्म ब्लडेड। इनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, स्तनधारियों में भी और पक्षियों में भी। इनमें श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। क्या पक्षियों में श्वसन के लिए फेफड़े हैं? स्तनधारियों में तो हैं। बिल्कुल, पक्षी और स्तनधारी दोनों वार्म ब्लडेड हैं, यानी इनके शरीर का जो तापमान है वो वातावरण के साथ नहीं बदलता। 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है पक्षियों में भी, मानव में भी। फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए। सारे के सारे करेक्ट डी है इसका आंसर। देखिए पक्षी और स्तनधारी दोनों के दोनों वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। पक्षी समतापी है, ठीक है। इसका जो हृदय वो 4 कक्षीय होता है।
इनके दो जोड़ी पैर होते हैं, इनमें आगे वाले दो पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनका जो शरीर है वो परों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों से होता है इनमें, और इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। स्तनपायी या स्तनधारी ये भी समतापी प्राणी है। इनका जो हृदय है वो 4 कक्षीय होता है, और इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल होते हैं, श्वेत ग्रंथियां होती हैं, तेल ग्रंथियां होती हैं। शिशु को जन्म देते हैं ये, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे कि एकेडिना और प्लेटिपस, क्योंकि ये स्तनधारी होकर अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते। इस चीज़ को याद रखिए, एग्जाम में पूछा भी है कि ऐसे दो स्तनधारियों का नाम बताओ जो बच्चे नहीं देते बल्कि अंडे देते हैं, तो वो है एकेडिना और दूसरा है प्लेटिपस या डक विल्ड प्लेटिपस, कुछ भी लिखा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से संबंधित है? अंसर्ट हेकल, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल बोस। जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है चार्ल्स डार्विन। देखिए, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अंसर्ट हेकल, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल बोस ने सारे सजीवों को जगत यानी किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है ये। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में एक गर्मी और नमी वाला भाग है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस भाग की सही व्याख्या है? सबसे सही व्याख्या है, यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दो 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ एक रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और नीचे भी एक रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अभी इसकी बात कर रहा है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। पहला ही सही हो गया। यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, गलत। यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षा और चक्रवात रहित क्षेत्र है, यह वर्षा और चक्रवात रहित क्षेत्र नहीं है। यहाँ वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है, चक्रवात भी यहाँ पर आते हैं। यह क्षेत्र सदाबहार वनों के लिए अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। देखिए, पृथ्वी पर कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है, अतः यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र है, यानी मेगा डाइवर्सिटी जोन है। तो ए करेक्ट हो गया। कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का आधे से अधिक भाग कुछ एक देशों में है, जैसे कि भारत, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो बी, सी और डी विकल्प थे, तो यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वर्षा भी होती है, चक्रवात भी आते हैं। ये क्षेत्र सदाबहार वनों के लिए अनुकूल है, वहाँ लिखा था प्रतिकूल। तो केवल पहला ही सही है वहाँ पर, ए, जो सही व्याख्या करेगा। तो 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।